जय हिंद बेटा। हम बात कर रहे हैं दूसरे चैप्टर की, जिसका नाम है विश्व की प्रमुख जनजातियां। पिछली कक्षा में अपनों ने ये पढ़ा एस्किमो जनजाति में उनकी विशेषताएं और उनके निवास क्षेत्र के बारे में। आज अपने बात कर रहे हैं बेटा एस्किमो जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप पर। जनजाति कौन सी? एस्किमो। तो एस्किमो जनजाति की अर्थव्यवस्था पर आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं भी इस आर्थिक क्रियाकलाप अर्थात इनकी अर्थव्यवस्था में हम किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। तो देखिएगा, एक तो बेटा हम बात करेंगे इसमें यंत्र व उपकरण पर, दूसरा इसमें शामिल है आखेट यानी शिकार वाली बातें, तीसरा इनके भोजन पर, चौथा इनके वस्त्र यानी क्लोथिंग पर, और पांचवा है निवास गृह यानी घर पर। तो आपके पाठ्यक्रमानुसार आर्थिक क्रियाकलापों में इन 5 मुद्दों पर बात की गई है। जैसे कि आपने पढ़ा है एस्किमो जनजाति का अपना जीविकोपार्जन का मुख्य जो आधार है वो आखेट करना है, शिकार करना है, आखेट शिकार। लेकिन आखेट या शिकार भी तो वो किसी की सहायता से ही करेंगे। तो इसलिए हम आखेट से पहले बात करेंगे यंत्र और उपकरण पर। यानी एस्किमो अपनी विभिन्न आर्थिक जो क्रियाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए अनेक प्रकार के औजार और यातायात या परिवहन के साधनों को काम में लेता है। तो हम इस टॉपिक में बात करेंगे बेटा यंत्र और उपकरण में। यंत्र यानी औजारों पर बात करेंगे, उपकरण से मतलब यहां है यातायात या परिवहन के साधन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा भी इसके अंदर हम किन चीजों को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिएगा, औजार में शिकार करने के लिए वो जिस औजार या उपकरण का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है बेटा हार्पून। तो इसका मतलब अब हम हार्पून के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दूसरी बात करें यातायात या परिवहन के साधन पर भी, इसमें किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा एक तो इनकी 2 नाव के बारे में और साथ में एक इनकी गाड़ी के बारे में। तो यातायात के साधन में हम 2 नाव और एक गाड़ी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो गाड़ी है इनकी बेटा, उस गाड़ी का नाम है सलेज गाड़ी। इधर लिख देता हूं मैं सलेज। तो इसका मतलब गाड़ी में हम सलेज गाड़ी की बात करने जा रहे हैं, औजार में हम हार्पून की बात करने जा रहे हैं, और दूसरी बच गई बात है वो इनकी 2 नाव है। तो नाव में हम किन चीजों को पढ़ने जा रहे हैं? इनकी 2 प्रकार की जो नाव है उनके बारे में पढ़ेंगे बेटा, जिनमें से एक नाव का नाम है कयाक और दूसरी नाव जो इनकी है उसका नाम है बेटा उमियाक। उमियाक। तो सबसे पहले बेटा इस ढांचे को आप अपने दिमाग में सेट करें भी एस्किमो जनजाति अपनी आर्थिक क्रियाएं हैं वो जिन यंत्र और उपकरण यानी औजार और यातायात के साधन से करता है वो कौन कौन से हैं और उनके नाम क्या है। तो औजार जो शिकार करने में काम में लिया जाता है उसका नाम है हार्पून, 2 नाव है कयाक और उमियाक, और एक गाड़ी है उस गाड़ी का नाम है सलेज गाड़ी। अब हम इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले बात करते हैं हार्पून पर भी। हार्पून क्या है? देखिए बेटा, हार्पून मैंने कहा ये शिकार में काम आता है। शिकार किन का करते हैं ये? क्योंकि शिकार में हमने जो आपका ये टॉपिक है देखिए भोजन, हमने पिछले वीडियो में भी इस पर बात कर चुके हैं भी एस्किमो का मतलब क्या है? कच्चा मांस खाने वाले। तो इसका मतलब ये मांस किसका खाते हैं हम ये टॉपिक कर चुके हैं बेटा, भोजन वाला।
तो इसलिए अब हम यहाँ इसके बारे में दोबारा उल्लेख नहीं करेंगे। हम पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में इसके बारे में, भोजन में मैंने आपको बताया किन किन का इस्तेमाल ये भोजन के रूप में करते हैं। तो मैंने आपको बताया था सील मछली का मांस, व्हेल मछली का मांस, वालरस का मांस और कैरिबो बारहसिंगा का मांस और ध्रुवीय भालू का मांस, इनका इस्तेमाल वो भोजन के रूप में करते हैं। तो इस भोजन के लिए क्या करते हैं बेटा, वो आखेट करते हैं। कौन? एस्किमो जनजाति। और आखेट किसकी सहायता से करते हैं? इन यंत्र और उपकरण की सहायता से। और वही यंत्र और उपकरण और उसका नाम क्या है? हार्पून है। हार्पून है। तो इसके अंतर्गत यानी किसका शिकार? वो सारी मोस्टली क्या है, ज्यादातर मछलियां ही ज्यादा खाते हैं ये। तो मछलियों के शिकार में, तो हम इसके बारे में पूरा लिखें तो मछलियों के शिकार में, मछलियों के शिकार में काम में लिया जाने वाला काम में लिया जाने वाला 1.2 मीटर से 1.5 मीटर लंबा भालेनुमा, जो अपना भाला होता है उस जैसा भालेनुमा हथियार है। भालेनुमा हथियार है। और इसके आगे साइड में एक रस्सी भी बंधी रहती है। तो हम लिख दें जो रस्सी से बंधा होता है। तो आपको पहले तो यह ध्यान में रखना है बेटा भी औजार हार्पून। तो अब कई बार परीक्षा में, क्योंकि हम चीज ये भी याद रखते हैं भी कल को हमें एग्जाम देना है, तो प्रश्न आ गया हार्पून क्या है? तो हार्पून तुरंत दिमाग में आना चाहिए एस्किमो। तो यानी एस्किमो जनजाति का शिकार करने में काम में आने वाला एक औजार है हार्पून। अर्थात मछलियों के शिकार में काम में लिया जाने वाला 1.2 मीटर से 1.5 मीटर तक लंबा एक भालेनुमा, जो अपना भाला होता है उस जैसा हथियार है जो रस्सी से बंधा होता है। तो उसको बोलते हैं हार्पून। अब बेटा बार बार इसका जिक्र आएगा, जब जहां जहां शिकार की बात आएगी आप अपने दिमाग में सेट कर लेना भी शिकार वो किसकी सहायता से करेंगे, वो है हार्पून। हार्पून हार्पून हार्पून, हार्पून की सहायता से। अब बात करते हैं बेटा यातायात के साधनों पर। तो सबसे पहले हम इनकी गाड़ी पर ही बात कर लेते हैं। चलती का नाम गाड़ी है भाई, तो बेटा वो है स्लेज गाड़ी। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करें? स्लेज गाड़ी। ये गाड़ी जो इनकी है, क्योंकि एस्किमो कहाँ रहते हैं? बर्फीले इलाके में रहते हैं, तो ये बर्फ पर चलने वाली गाड़ी है। लेकिन इसके टायर नहीं होते, अर्थात हम क्या कहेंगे बेटा, पहिया विहीन गाड़ी है। और कौन खींचते हैं? इनके जो जंतु हैं, जीव हैं, जिनका नाम है कुत्ते और रेंडियर। ठीक है। और ये किसकी बनी होती है? वालरस, जो जलीय जीव की हम बात कर चुके हैं पहले, वालरस की हड्डियों से बनी होती है। तो स्लेज क्या है? बर्फ पर चलने वाली, बर्फ पर चलने वाली पहिया विहीन गाड़ी है। बर्फ पर चलने वाली पहिया विहीन गाड़ी है, जिसे कुत्ते व रेंडियर, जिसे कुत्ते व रेंडियर खींचते हैं। दो बात होगी।
तीसरी स्लेज गाड़ी के बारे में हम बात करें बेटा भी, ये किसकी बनी होती है? तो ये वालरस की हड्डियों से बनाई जाती है। वालरस की हड्डियों से बनी होती है। तो ये हो गया स्लेज गाड़ी के बारे में। तो स्लेज गाड़ी का संबंध भी एस्किमो जनजाति से, जो कि एक पहिया विहीन गाड़ी है जिसको कुत्ते और रेंडियर खींचते हैं, जो वालरस की हड्डियों से बनी होती है। अब स्लेज गाड़ी आ गई, हथियार आ गया। अब बात करते हैं बेटा इनके परिवहन में महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली दो नाव के बारे में, और उन नाव के नाम है बेटा, एक नाव का नाम कयाक है तो दूसरी का नाम उमियाक है। तो अब हम इनके बारे में बात करते हैं भी कयाक क्या है और उमियाक क्या है। तो कयाक है जो बेटा, ये सील मछली के शिकार में काम आती है। सील मछली के शिकार में काम में ले जाती है। तो एक तो ध्यान रखिए कयाक क्या है, एस्किमो की नाव है बेटा। दूसरा, ये किसके शिकार में काम में लेते हैं? सील मछली के शिकार में काम में ली जाती है, जो कि 5 मीटर लंबी, जो कि 5 मीटर लंबी, यानी 5 मीटर इसकी लंबाई है और 1.5 मीटर चौड़ी है। तो ये कयाक नाव के बारे में हो गया, जो कि यहां ये चीज सील मछली के शिकार में काम में ली जाने वाली नाव है, जो 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी होती है। अब बात करते हैं बेटा उमियाक के ऊपर। उमियाक ये व्हेल मछली ये क्या थी? सील मछली के शिकार में कयाक सील, और यहां उमियाक व्हेल। उमियाक जो है वो व्हेल मछली के शिकार में काम में आने वाली बड़ी नाव है। व्हेल मछली के शिकार में काम में आने वाली बड़ी नाव है। तो उमियाक का संबंध व्हेल मछली से है, ठीक है। कयाक का संबंध सील मछली से है। तो बेटा एस्किमो जनजाति के जो आखेट, जो इनका मुख्य काम है, उसमें काम यूज किए जाने वाले औजार और उनके उपकरण यानी यातायात इधर से उधर जाने में किन चीजों को इस्तेमाल किया जाता है वो बात हमने की। उनके एक तो हमने औजार, हथियार, शिकार में जो काम में आता है हारपून, दो नाव कयाक और उमियाक, कयाक उमियाक पर बात कर रहे हैं बेटा, और एक उनकी गाड़ी पर जिसका नाम स्लेज है, जो कुत्ते और रेंडियर चलाते हैं, खींचते हैं उनको, जो वालरस की हड्डियों से बनी हुई होती है। तो बेटा ये जानकारी थी आपके लिए एस्किमो जनजाति के यंत्र और उपकरण पर। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा अपने एस्किमो जनजाति के वस्त्र पर और उनके निवास गृह यानी घर पर बात करते हैं। अभी अभी हमने यंत्र और उपकरण पढ़ लिए। भोजन के बारे में मैंने कहा, हम पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं और अब भी मैंने रिपीट कर दिया। ये दोनों चीज़ हो गई आर्थिक क्रियाकलाप में। आखेट के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, थोड़ा विस्तृत पढ़ेंगे बेटा इसके बारे में। तो मैं चाहता हूँ ये दो छोटे टॉपिक हैं, ये भी हम अभी साथ में ही समझ लें। यंत्र और उपकरण के साथ ही हम उनके वस्त्र और निवास गृह यानी उनके घर के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। तो बात करते हैं पहले बेटा उनके वस्त्र यानी क्लोथिंग पर बात करते हैं भी। एस्किमो जनजाति के
वस्त्र है वो किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रख लें बेटा आप, वस्त्र बनाने का जो कार्य है वो महिलाएं करती है, जो कार्य है वो स्त्रियां यानी महिलाएं करती हैं, एक सामान्य सी बात है। तो वस्त्र बनाने का कार्य महिलाएं करती हैं। और अब बात करते हैं भी इनके वस्त्र बने हुए किसके होते हैं। तो बने हुए होते हैं बेटा कैरिबो, हमने कहा ना एक बारहसिंगा कैरिबो यहां होता है, ठीक है। तो इनके जो वस्त्र हैं मुख्यतः कैरिबो की खाल से बने होते हैं, कैरिबो की खाल से बने होते हैं। और ये जो कैरिबो की जो खाल है बेटा, ये जो सील मछली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शौकीन है उसके और सबसे ज़्यादा खाते हैं, उस सील मछली की अपेक्षा ये कैरिबो की खाल है वो अधिक गर्म रहती है और हल्की होती है। तो ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है। कोई आपसे ये पूछ ले भी यार ये ज़्यादा तो सील मछली का इस्तेमाल करते हैं, फिर ये कैरिबो की खाल ही ज़्यादा क्यों पहनते हैं, तो आप रीज़न दे सकते हो भी सील मछली की अपेक्षा कैरिबो की खाल अधिक गर्म और हल्की होती है, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में रहते हैं तो इसलिए इनको गर्म कपड़ों की आवश्यकता है। तो इसलिए ये मुख्यतः किसके खाल के कपड़े पहनते हैं बने हुए, कैरिबो की खाल से बने हुए वस्त्र है वो पहनते हैं। अब बात करते हैं बेटा, हो सकता है कुछ इलाका ऐसा हो जहां पर कैरिबो है ही नहीं या नाम मात्र के पाए जाते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं अगर कैरिबो नहीं है बेटा तो वहां पर ध्रुवीय भालू जरूर होंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ध्रुवीय भालू। कब बात कर रहे हैं भी, जहां कैरिबो नहीं पाए जाते हैं वहां पर ध्रुवीय भालू के बालों से वस्त्र बनाए जाते हैं, वहां पर ध्रुवीय भालू के बालों से वस्त्र बनाए जाते हैं। और इनके जो वस्त्र है बेटा, चाहे वो महिला है, स्त्री है, चाहे पुरुष है, दोनों एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं। स्त्री व पुरुष एक समान कपड़े पहनते हैं, एक समान कपड़े पहनते हैं। तो जो कपड़े पुरुष पहनते हैं उसी तरह के कपड़े हैं वो महिलाएं पहनती हैं। अब इसी वस्त्र के टॉपिक में छोटी सी एक बहुत ही प्यारी सी बात कर रहे हैं बेटा, तो आप थोड़ा सा गौर करना, बड़ा मजा आता है। हमने कहा ना, हमने बात की बेटा हारपून, वाह क्या बात है, कयाक, उमियाक, सलेज, कुछ ऐसे ही नाम, और बड़ा मजा, मैं तो खुद पढ़ता हूं या पढ़ाता हूं, बड़ा इंजॉय करता हूं इस जाति के साथ। एक नाम लिख देता हूं मैं पहले, मुझे ये नाम बहुत प्यारे लगते हैं। तिमियाक, पहले कयाक और उमियाक पढ़ा, अब एक नाम और बता रहा हूं मैं आपको, तिमियाक। एक नाम और लिख देता हूं, अनोहाक, तिमियाक, उसके बाद अनोहाक, एक नाम और बस, ज्यादा नहीं। उसके बाद बात करते हैं एक शब्द और, कार्मिक, कार्मिक, कार्मिक। अब ध्यान दीजिए, ये नाम लिखिए, मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया लेकिन बड़े अच्छे से नाम है, तिमियाक, अनोहाक, कार्मिक। किस जनजाति के वस्त्र हैं? एस्किमो, एस्किमो, एस्किमो जनजाति के वस्त्र में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके वस्त्रों की बात हो रही है। तो क्या है, सबसे पहले बात करते हैं बेटा तिमियाक, उनके किस कपड़े को तिमियाक कहा जाता है। तो बेटा जो एस्किमो हैं वो एस्किमो एक जर्सी नुमा, जर्सी नुमा बाहदार, यानी सीधा सा कहूं बेटा अपनी भाषा में बात करें तो लंबी बाजू वाली स्वेटर, लंबी बाजू वाली स्वेटर, तो वही बात है, जर्सी नुमा
बांहदार वस्त्र। मैंने सिंपल याद रखने के लिए भी और समझने के लिए पूरी, अगर आप लाइन पूरी करें तो ऐसे बोल सकते हैं बेटा भी एस्किमो जनजाति जर्सी नुमा बांहदार वस्त्र पहनते हैं, उसे तिमियाक कहते हैं, उसे तिमियाक कहते हैं। तो तिमियाक क्या है? जर्सी नुमा बांहदार वस्त्र, यानी फुल बाजू की स्वेटर। समझने के लिए फुल बाजू की स्वेटर, उसका नाम है तिमियाक। अब एक चीज, इस तिमियाक के ऊपर भी, इस तिमियाक के, यानी पहले तो एक फुल बाजू की स्वेटर पहन ली, जैसे अपने करते हैं ना, स्वेटर पहन ली और ऊपर फिर एक और ब्लेजर और पहन लेते हैं। तो अपने को समझना है बेटा, पहले हमने स्वेटर पहन ली और स्वेटर के ऊपर ब्लेजर पहन लिया, तो स्वेटर को तो बोल दिया इनकी तिमियाक, अब ब्लेजर को भी कुछ बोले भाई। तो इस तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला, तिमियाक के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र है, तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र या जो कपड़ा है उसको बोलते हैं बेटा अनोहाक। तो स्वेटर, स्वेटर के ऊपर ब्लेजर, लेकिन नाम है अनोहाक। ठीक है, तो अपडेट हो गए। अब भाई थोड़ा सा पैरों का ध्यान रख लें, कहीं वहां ठंड नहीं लग जाए। तो यहां पर सील मछली, वापिस याद करते हैं इनकी सील मछली को। तो सील मछली की खाल, सील मछली की खाल से बने जूतों को, सील मछली की खाल से बने जूतों को, तो एस्किमो के जूतों के नाम हैं। ये कोई एडिडास वाले नहीं पहनते भाई, ये कार्मिक पहनते हैं, कार्मिक कार्मिक कार्मिक। सील मछली की खाल से बने जूतों को बेटा कार्मिक बोलते हैं, कार्मिक बोलते हैं। और इनको एक नाम और भी है, अगर आपके याद रहे तो, वरना कोई जरूरी नहीं है, मुकलुक्स, मुकलुक्स, इन्हें मुकलुक्स भी बोलते हैं उनकी भाषा में, मुकलुक्स, मुकलुक्स। तो ये है बेटा एस्किमो जनजाति के वस्त्र के बारे में। भी सारे जो वस्त्र बनाने का कार्य है वो लेडीज करती है। ये ज्यादातर कैरिबो की खाल से बने कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ये सील मछली की तुलना में, या उसकी खाल से जो कपड़े बनाए जाते हैं उसकी तुलना में अधिक गर्म और हल्के होते हैं। जहां कैरिबो नहीं पाए जाते वहां पर ध्रुवीय भालू के बालों से हैं वो वस्त्र बनाए जाते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं। और उसके बाद हमने बात की बेटा भी एस्किमो जो जर्सी नुमा बांहदार जो वस्त्र पहनता है उसका नाम है तिमियाक, तिमियाक। और इस तिमियाक के ऊपर जो दूसरा वस्त्र वो जो पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, उसको बोलते हैं अनोहाक, बोलते हैं अनोहाक। और तीसरी बात हमने जूतों पर की, भी एस्किमो जाति जो सील मछली की खाल से बने जूते पहनती है, उस जूते का नाम है बेटा कार्मिक, या इसे मुकलुक्स भी कहा जाता है। तो ये थी जानकारी एस्किमो के वस्त्र के बारे में। अब बात करते हैं बेटा एस्किमो जनजाति के निवास गृह। वस्त्र पर बात की, अब हम बात करते हैं निवास गृह यानी घर, इनके हाउस के बारे में। भी एस्किमो जनजाति के घर कैसे हैं, घर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए इनके जो घर हैं बेटा, इनके जो मकान हैं, वो पहले तो हम बात करते हैं किस किस के बनाते हैं। ये अपने जो मकान हैं वो बर्फ़ और अगर कहीं से थोड़े बहुत पत्थर मिल जाए तो उसका भी इस्तेमाल ये कर लेते हैं, वरना ज़्यादातर तो ये बर्फ़ है, हड्डियों या इनको खाल मिलेगी, खालों से बने होते हैं। तो सामान्य बात तो ये होगी भी एस्किमो जनजाति के जो मकान हैं बेटा वो बर्फ़, पत्थर, हड्डियों और खालों से बने होते हैं। और इसका हम छोटी क्लास में भी इसके बारे में एक जानकारी पढ़ते हैं, बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्यारी।
वो है भी सर्दियों में, शीतकाल में ये बर्फ के ही मकान बनाते हैं। याद आ गया होगा। और उसे क्या कहते हैं? इग्लू। बहुत प्यारा प्रश्न रहता है, बड़ा अच्छा लगता है इस प्रश्न को जब रिपीट करते हैं। तो शीतकाल में बने, शीतकाल में बने बर्फ के मकान को इग्लू, बर्फ के मकान को इग्लू कहते हैं। तो शीतकाल में बने बर्फ के मकान को इग्लू कहते हैं। याद कीजिए बेटा, छोटे होते थे, हाँ पढ़े, मिट्टी के घरोंदे बनाते थे। सेम उसी तरीके से समझिए, गुंबद नुमा ये बर्फ के मकान बनाते हैं जिन्हें इग्लू, ई आधा गए और लू, इग्लू, इग्लू बनाते हैं ये। और इस इग्लू को बनाने के लिए ये बर्फ के, जो कठोर बर्फ होती है, उसके बड़े बड़े खंडों को काम में लिया जाता है और एक पूरा गुंबद बना दिया जाता है। ये ज़्यादा गहराई में होता है और कुछ ऊपर की साइड में होता है। ठीक है भी, जैसे ये धरातल है तो ये पूरा गहराई में इस तरीके से नीचे तक बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा गेट रखते हैं और इसमें लेट कर अंदर आते हैं। यूँ नहीं है भी वैसा का वैसा आ गया, छोटा सा गेट रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि जो सर्दियों में जो बर्फ की ठंडी जो तेज आंधियां चलती है, बर्फीली आंधियां, वो अंदर प्रविष्ट नहीं कर पाई। और अंदर की साइड में ये खाल लगा के रखते हैं। ठीक है, और जानवर की जो चर्बी होती है उसको जला के वहां अंदर है वो ऊष्मा उत्पन्न यानी गर्मी उत्पन्न वहां पर करते हैं। ठीक है, तो शीतकाल में बर्फ से बने हुए इन मकानों को क्या बोलते हैं बेटा? इग्लू बोलते हैं। इग्लू, इग्लू। तो इग्लू क्या है? तो एस्किमो जनजाति के सर्दियों में बने बर्फ के मकान हैं। ठीक है, तो ये दो बातें। इसके बाद एक बात और अपने यहां पर कर लेते हैं भी, सर्दियों के अलावा वहां अगर ये कहीं दूसरी जगह लकड़ी और व्हेल की हड्डियों से अगर मकान बनाते हैं, व्हेल मछली की हड्डियों से जो मकान बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसका नाम है बेटा कर्मक। कर्मक, कर्मक। ध्यान दीजिएगा, लकड़ी और व्हेल मछलियों की हड्डियों से बने मकान को कर्मक कहते हैं, जबकि बर्फ के बने मकान को इग्लू कहा जाता है। ठीक है, और अंतिम बात है बेटा इसकी, घर के बारे में ही बात करें। ये ग्रीष्म काल में जब शिकार के लिए बाहर आते हैं तो ये लोग अस्थायी तंबू भी बना लेते हैं। गर्मियों में अस्थायी तंबू बनाते हैं जब ये शिकार के लिए बाहर आते हैं। तो ये थी बेटा एस्किमो जनजाति के घर के बारे में। भी ये बर्फ, पत्थर, हड्डियों और खालों से बने हैं। शीतकाल में बने इनके मकान बेटा इग्लू कहलाते हैं, और व्हेल की हड्डियों से और लकड़ी से बने जो मकान हैं उनको कर्मक कहा जाता है। और ग्रीष्म काल में ये शिकार के दौरान है वो अस्थायी तंबू में रहते हैं, यानी अस्थायी तंबू बनाते हैं। तो ये थी बेटा आज की क्लास, आज का अपना वीडियो, जिसमें हमने एस्किमो जनजाति के यंत्र, उपकरण, उसके बारे में पढ़ा। हमने उनके वस्त्रों के बारे में पढ़ा, हमने उनके निवास गृह के बारे में पढ़ा, और हमने उनके भोजन के बारे में जानकारी प्राप्त की। उम्मीद करता हूँ आप इससे बहुत ही लाभप्रद हुए होंगे। मैं आपसे ये उम्मीद भी रखूँगा और मैं ये कहना भी चाहूँगा भी बेटा आप वीडियो को देख के आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में अच्छे से उतार जरूर लीजिएगा। उससे आपको फ़ायदा होगा। मेरी बात आप सुन रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, और अगर आप लिख और लेंगे, कहते हैं ना बेटा जितनी ज़्यादा ज्ञानेंद्रियाँ इस्तेमाल होती है उतना ही हमारी जो याददाश्त है, वो हमारी समझ है, वो बढ़ती जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आप अवश्य अपने होमवर्क की कॉपी में इसको नोट करेंगे और अपने टीचर्स को स्कूल ओपन होने पर इसे अवश्य चेक करवाएंगे। तो अगली क्लास में हम एस्किमो के आखेट और शिकार पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा,
जय हिंद बेटा।